नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 33 रन से हरा दिया है। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची। अब से कुछ देर बाद आईपीएल के दूसरे मुकाबले में शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम भारत में 2022 में होने वाले एएफसी एशिया कप की तैयारी के सिलसिले में कई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में आज अलावेस और एटलेटिको के बीच मुकाबला जारी। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की, जिस समय अबू धाबी में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 33 रन से हरा दिया है अब से कुछ देर पहले। और इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की पोजीशन को देखें तो 10 मैचों में 8 जीत 2 हार के साथ 16 अंक के साथ शीर्ष पर बनी हुई है इस समय दिल्ली कैपिटल्स। और इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 155 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में राजस्थान निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से श्रेयस अय्यर ने 43, कप्तान ऋषभ पंत ने 24 और सिमरॉन हेटमेयर ने 28 रन की पारी खेली। और मोना, जिस तरह का ये मुकाबला हुआ है, दिल्ली कैपिटल्स लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, 10 में से 8 मैच जीती है। क्या कुछ कहेंगी आज के मैच पर? बिल्कुल, दिल्ली एक ऐसी टीम है, एक तो युवा टीम है, कप्तान भी काफी युवा है। और भारत में जो आईपीएल का चरण हुआ था पिछला वाला भाग, उसमें भी दिल्ली ने अच्छी लय हासिल की थी, क्योंकि अभी तक ये खिताब नहीं जीत सके हैं। और इस बार पूरे तेवर के साथ जो इनके मुख्य कोच है रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने पूरी आक्रामकता और जीत के तेवरों के साथ, क्योंकि वो जो ऑस्ट्रेलियन मानसिकता होती है वो खिलाड़ियों में नजर आ रही है कि हर हालत में हमें जीतना है। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। मध्यक्रम और निचले मध्यक्रम के बल्लेबाजों का योगदान, चाहे वो श्रेयस हो, श्रेयस को देखिए आप पिछले चरण में वो थे नहीं, चोटिल हो गए थे, अपने से जूनियर खिलाड़ी के अंडर में अब वो खेल रहे हैं, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रेयस। तो कुल मिलाकर एक अच्छा टीम एफर्ट है। एंड्रिच नोकिया को देखिए, उनको रिवोल्यूशन कहा जा रहा था पिछले सत्र में, और इस बार उन्होंने उस लय को कायम रखा है। वहीं यहाँ पर अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उनको विदेशी खिलाड़ियों पर अत्यधिक निर्भरता का खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ रहा है। जोस बटलर टीम में नहीं है, उस बेन स्टोक्स टीम में नहीं है, तो पूरी तरह से सारी जिम्मेदारी जो है वो संजू सैमसन पर आ पड़ी है अकेले। आज उन्होंने एक किला लड़ाया अकेले, एक छोर संभाले रखा है, 70 रन बनाए हैं 53 गेंदों में। लेकिन आप दूसरी तरफ से देखिए कि बाकी बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, लियाम लिविंगस्टोन की बड़ी चर्चा होती है, बिग बैश लीग के हीरो हैं, लेकिन नाकाम रहे पूरी तरह से, 1 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल नहीं चल सके। तो कुल मिलाकर बल्लेबाजों का ये बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन राजस्थान रॉयल्स के लिए। जी हाँ, तो अब आपको क्या लगता है कि जो अगर हम आगे के सफर पे नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स से एक मतलब तालिका में भी नंबर 1 पे आ गई है और बहुत बड़ा ही मतलब कंसिस्टेंट, हम जिसे कहेंगे कि कंसिस्टेंट इसका प्रदर्शन रहा है। और सीएसके जो है उसका पीछा कर रही है, 7 मैच जीत चुकी है 9 में से, तो काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रही है। और पिछले उसमें भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया था। देखिए, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये कुछ ऐसी टीमें हैं कि ये हमेशा टॉप 4 में आप इनको मान के चलिए कि इनका प्रदर्शन ऐसा होता है। मुंबई जरूर थोड़ी धीमी शुरुआत करती है, 2 मैच हार चुकी है, लेकिन मुंबई के साथ हमेशा ऐसा होता है, उनकी शुरुआत चाहे धीमी हो, वो लगातार जीतते हुए अंतिम 4 में पहुंच ही जाते हैं। चेन्नई के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, एकदम आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है। दिल्ली को जरूर ये कमी खल रही थी कि अपने जो उसके खिलाड़ियों की प्रतिभा है उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो एक वो कमी है वो पूरी दिल्ली की टीम कर सकती है।
बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि जो दिल्ली कैपिटल्स है शीर्ष पर पहुंच गई है और इसको अपने खिताब को किस तरीके से बचाती है। और अब से कुछ ही देर बाद एक दूसरे मैच में शारजाह में शाम 7:30 पर सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होने वाला है। क्या कुछ हो रहा है इस मुकाबले में, आइए सुनते हैं अपने सहयोगी नवीन सक्सेना की इस रिपोर्ट में। अब से कुछ देर बाद सबकी निगाहें शारजाह में होने वाले पंजाब और हैदराबाद के मैच पर लगी होंगी। प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब आईपीएल में दूसरी टीमों का समीकरण बिगाड़ सकती है। सनराइजर्स को इससे पहले बुधवार को दिल्ली कैपिटल से हार का सामना करना पड़ा था, जो उसकी 8 मैचों में 7वीं हार है। उसके अभी केवल 2 अंक हैं और 8 टीमों में हैदराबाद सबसे निचले स्थान पर है। पंजाब को दूसरी ओर जीत की स्थिति में होने के बावजूद हार से बचना होगा। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मैच में टीम को जीत सुनिश्चित लग रही थी, लेकिन आखिर में उसने 2 रन से ये मुकाबला गंवा दिया। पंजाब के 9 मैचों में 6 अंक हैं और वो 7वें स्थान पर है। आगे के मैचों में पंजाब को अंतिम क्षणों में चुस्ती दिखानी होगी। पिछले मैच में उसे आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, लेकिन उसने 2 विकेट गंवाकर केवल 1 रन बनाया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, टॉस हो चुका है और सनराइजर्स ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं कि जो टॉस हुआ है और ये निर्णय कितना सही है इस पिच पर। देखिए, शारजाह में हो रहा है ये मैच और शारजाह बल्लेबाजों की ऐशगाह मानी जाती है और सनराइजर्स की ताकत है उसके गेंदबाज। तो यहाँ वो उम्मीद कर रहे होंगे कि पहले गेंदबाजी करके पंजाब को कम स्कोर पर रोके ताकि लक्ष्य का पीछा करने में उनको आसानी हो। और यहाँ अगर हम इन दोनों टीमों की बात करें, पहले पंजाब की बात करें, तो पंजाब की टीम ऐसी है जिसमें इतने ज्यादा बदलाव हुए हैं। कप्तान बदले, कोच बदले, नाम बदला, लेकिन किस्मत नहीं बदली टीम की। हर बार, मतलब पिछले मैच का ही आप उदाहरण देखिए कि आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे और एडन मार्कराम जिस तरह से फॉर्म में खेल रहे थे और निकोलस पूरन फॉर्म में चल रहे थे, उसके बावजूद टीम को ये मैच गंवा दिया। जबकि T20 और आईपीएल खासतौर पे ऐसा क्रिकेट है कि एक ओवर में 30-30, 40-40 रन तक, 30-30, 35-35 रन तक बन जाते हैं। ऐसे में आप अगर 4 रन नहीं बना पा रहे और आपके पास KL राहुल जैसा बल्लेबाज है, शानदार कोच है, अनिल कुंबले के रूप में रणनीतिकार है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है कि हर बार उनके साथ, चाहे 2020 हो चाहे 2021 हो, बार बार आखिरी क्षणों में आकर जो ये चोकर का एक उनको ठप्पा लग गया है, वो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। तो अब उनके पास समय बहुत ही कम रह गया है और अगर KL राहुल को भविष्य में, जिन्हें भारतीय टीम के कप्तान के रूप में देखा जा रहा है, अगर एक कप्तान के तौर पर अपनी उपयोगिता साबित करनी है तो उनके पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और अगर हम सनराइजर्स की बात करें तो एक ये ऐसी टीम है कि इस टूर्नामेंट में अभी तक कुछ भी अच्छा उसके साथ हुआ नहीं है। 8 मैचों में से 7 मैच वो हार चुकी है और लगभग, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को छोड़ दिया जाए तो लगभग वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ऐसी टीमें जो बाहर हो चुकी होती है वो दूसरों के रंग में भंग जरूर डालती है। तो दूसरी टीमों को, क्योंकि अब उनके पास खुलकर खेलना है उनको, और बहुत थोड़ा दुर्भाग्य भी रहा उनका कि जॉनी बेयरस्टो नहीं आए और उनकी जगह जो शेरफान रदरफोर्ड आए थे वो भी उनके पिता के निधन के कारण बायोबबल छोड़कर चले गए। फिर नटराजन कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो पूरा एक टीम संयोजन बिगड़ जाता है। आप बेयरस्टो जैसे खिलाड़ी को लेकर अगर आपने रणनीति बना रखी है और वो नहीं खेलते हैं तो आखिरी मोमेंट पे संयोजन बिगड़ता है। और थोड़ा सा यहाँ पर टीम प्रबंधन को भी मैं, उनके कुछ फैसले ऐसे रहे कि जब आपको मौका था आप टीम में बदलाव कर सकते थे। आपका मध्य क्रम लगातार आपका सिरदर्द बना हुआ था, बल्लेबाज बीच के क्रम पे अच्छा खेल, सारा कुछ केन विलियमसन पे डाल रखा था। तो ऐसे में आपको बदलाव करने की मौका था आपके पास पिछले साल, लेकिन आपने 3 खिलाड़ियों को छोड़कर कोई बदलाव नहीं किया, वही खिलाड़ी रिटेन कर लिया और उन 3 में भी मध्य क्रम का एक ही बल्लेबाज है। तो इस तरीके के फैसले लेकर तो आप आईपीएल जैसा कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक सनराइजर्स हैदराबाद के संक्रमित खिलाड़ी टी नटराजन के विकल्प के तौर पर जो टीम में शामिल हुए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नटराजन को इससे पहले, जैसे कि बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि नटराजन भी आज नहीं है और एक युवा खिलाड़ी जो हैं
उमरान मलिक उनका स्थान ले रहे हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, जम्मू कश्मीर से पहले परवेज रसूल आए, फिर अब्दुल समाद को हमने देखा कितना कुछ मैचों में उन्होंने पिछली बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और सबका ध्यान खींचा था। और अब उमरान मलिक आए जो नेट पर गेंदबाजी के लिए टीम के साथ ही थे, और जैसे ही नटराजन के साथ ये कोरोना संक्रमण का मामला आया, उनको मौका मिला है तो ड्रेसिंग रूम का वो हिस्सा थे, नेट गेंदबाजी करा रहे थे। तो अब उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो अच्छा प्रदर्शन करके, हालांकि टीम की किस्मत तो वो क्या ही बदल पाएंगे, लेकिन अपनी किस्मत वो जरूर बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे मैच में आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। और अब बात करते हैं तीरंदाजी की। भारतीय तीरंदाज अंकिता भगत, अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नाम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारत कंपाउंड के महिला और मिक्स वर्ग के फाइनल में पहुंचकर पहले ही 2 पदक पक्के कर चुका है और अब जो है आशा इन खिलाड़ियों से है। हालांकि अगर हम तीरंदाजी की बात करें तो भारत में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि ओलंपिक की अगर हम बात करें तो उसमें हम उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में है, यहाँ पर हमारे खिलाड़ी अपना जलवा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आपने ओलंपिक की बात की तो जो ओलंपिक में खेलने गए थे, चाहे वो दीपिका कुमारी हो, चाहे वो अतनु दास हो, चाहे प्रवीण जाधव हो, चाहे तरुणदीप हो, ये सोनीपत में जब इस विश्व चैंपियनशिप के लिए ट्रायल हुआ था तो कोई भी उस टीम में, भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाया। और ये सारे जो नए खिलाड़ी, नए तो नहीं, हालांकि ये अच्छा प्रदर्शन करते ही आए, लेकिन जो क्रीमी लेयर बोलते हैं भारतीय तीरंदाजी की, उसमें जगह बनाने की ये कोशिश में है। तो खासतौर पे मैं बात करूंगी सुरेखा की। उन्होंने मैक्सिको में भी 2019 में पदक जीते थे और इस साल तीरंदाजी से उनको खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो अगर वो यहाँ अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो न सिर्फ भारत की झोली में पदक आएगा, उनका दावा भी और मजबूत होगा। और मुझे लगता है कि अब लगातार, जब दीपिका कुमारी देखिए 3 ओलंपिक खेल चुकी हैं, पदक नहीं जीत सकी, तरुणदीप रॉय भी बहुत साल से खेल रहे हैं, अतनु दास बहुत साल से, प्रवीण हालांकि युवा है, नए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि नए खिलाड़ियों को मौका देने का समय है। और अगले ओलंपिक पर अगर हमारी नजर है तो इन्हीं में से हमारे ओलंपियन निकल कर आएंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह का प्रदर्शन हमारे इन खिलाड़ियों की ने किया है, चाहे अंकिता भगत, अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा की, तो उम्मीद करते हैं कि जो पदक है वो इसका रंग जरूर बदलेगा। बात करते हैं फुटबॉल की। भारतीय महिला फुटबॉल टीम भारत में 2022 में होने वाले AFC एशिया कप की तैयारी के सिलसिले में कई अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी। इसकी शुरुआत अगले सप्ताह UAE के दौरे से होगी। भारतीय टीम UAE और ट्यूनीशिया के खिलाफ 2 मैत्री मैच खेलेगी। टीम 30 सितंबर को UAE के लिए रवाना होगी। भारतीय टीम इसके बाद बहरीन जाएगी, जहां वो मेजबान देश के लिए चीनी ताइपे के खिलाफ भी मैत्री मैच खेलेगी। इसके बाद यदि टीम को स्वीडन जाने की अनुमति मिलती है तो स्वीडिश प्रीमियर लीग की 2 टीमों के खिलाफ भी भारतीय टीम मैच खेलेगी। क्योंकि स्वीडन में कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण अभी भारतीय नागरिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए ये फैसला आने के बाद ये डिसाइड होगा कि टीम वहां जाएगी या नहीं। लेकिन 4 जो मैचेस होने हैं वो निश्चित हैं। तो इस समय महिला फुटबॉल टीम की तैयारी मोना किस तरीके से है? आप शुरू से इनकी तैयारी के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। जी देखिए, फरवरी में टूर्नामेंट होना है और ये बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, किसी भी खेल में अगर महिला टीम को भी समान मौके मिलते हैं, उतना ही एक्सपोजर मिलता है, तो प्रदर्शन में आपको फर्क जरूर नजर आता है। हम अगर फुटबॉल टीम की बात करें तो बड़ी टीमों से मुकाबला है, UAE हो या बहरीन हो, ये अच्छी टीमें हैं, तो एक जिसको कहते हैं हार्ड टेस्ट की अपने आप को आंकने का मौका मिलेगा। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जमशेदपुर में टीम कैंप में थी, बहुत ज्यादा खेलने को मिला नहीं है, लगभग 2 साल से तो खेलने को मिला ही नहीं है। तो ये एक अच्छी तैयारी होगी और अच्छा आकलन
का प्लेटफॉर्म भी होगा टीम के लिए। और जैसे मैं कह रही थी कि जब भी महिला टीमों को मौके मिलते हैं, समान और एक्सपोजर मिलता है, तो जो परिणाम होते हैं वो हमारी क्रिकेट टीम आप देख लीजिए, हमारी हॉकी टीम आप देख लीजिए कि जब उनको बाहर समान मौके दिए गए तो वो क्या कमाल उन्होंने कर दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब फुटबॉल में भी हम जिस तरह सुनील छेत्री का या बाईचुंग भूटिया का नाम लेते हैं गर्व के साथ, उसी तरह इन महिला खिलाड़ियों में से भी हमें रोल मॉडल्स मिलेंगे, नए आइकन्स मिलेंगे। और महिलाओं को फुटबॉल, वो जो एक फिल्म आई थी बेंड इट लाइक बेकहम, तो काफी महिला फुटबॉल को लेकर चर्चा हुई थी। तो उस तरीके से अकादमियों में भी महिला फुटबॉल खिलाड़ी और आएंगी आगे, क्योंकि आप अच्छे प्रदर्शन से ही प्रेरित होते हैं। तो इस प्रेरणा के लिए जीत की जरूरत है, और अगर इस दौरे पर भारतीय टीम कुछ अच्छे मैच जीतती है तो इसका चर्चा होगा, और चर्चा होगा तो खेल की लोकप्रियता बढ़ेगी। जी हाँ, और एक अगर हम ये कह सकते हैं कि AFC एशिया कप की से पहले जो भी मुकाबले होंगे तो उससे निश्चित तौर पर जो एक्सपीरियंस है टीम का वो बढ़ेगा। और जैसा कि आपने कहा कि कोविड के कारण टीम बहुत दिनों से बहुत सारे मैचेस से दूर है, तो अब उसे प्रदर्शन का मौका मिलेगा और टीम लय में आने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, मैच फिटनेस का आकलन आप शिविर में नहीं कर सकते। आप शिविर में होते हैं, इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेलते हैं, आप खिलाड़ी आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, लेकिन उससे आपको ये आकलन नहीं होता कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते समय आपके कहाँ ठहरते हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो वो आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम के खिलाफ उस प्रेशर में खेलेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी फिटनेस का स्तर क्या है, आपके कौशल का स्तर क्या है और आपकी तकनीक में कहाँ खामियां हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी एक पहल है कि अच्छे मैचेस खेलने को मिल रहे हैं एक बड़े टूर्नामेंट से पहले। जी हाँ, तो ये तो बात थी भारतीय महिला फुटबॉल टीम की। फुटबॉल की ही बात करते हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला में आज अलावेस और एटलेटिको के बीच मुकाबला अभी जारी है, और आज रात भारतीय समय के अनुसार 7:45 बजे से वैलेंसिया और एथलेटिक बिलबाओ के बीच मुकाबला होगा। वहीं रात 10 बजे सेविला और स्पेनियोल की टीमें आमने सामने होंगी। अंक तालिका में अगर हम देखें तो रियल मैड्रिड 6 मैचों में 5 मैच जीतकर 16 अंक के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं एटलेटिको ने 7 में से 4 मैच जीते हैं और वो 14 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। अलावेस ने अभी तक एक ही मैच जीता है और वो 19वें स्थान पर है। तो ला लीगा में जो टीमें हैं, और अगर हम देखें तो एटलेटिको जो है वो सबसे मजबूत टीम बनकर उभर कर आई है। बिल्कुल, दूसरे स्थान पर है एटलेटिको, लेकिन अभी शायद उसके खिलाफ एक गोल हो चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ उलटफेर के थोड़े चांसेस लग रहे हैं। रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। पिछले सत्र में जिस तरह से कोच उनका बदला, उसके बाद से प्रदर्शन में सुधार आया है और अपेक्षा के अनुरूप टीम खेलती आई है। सेविला की अगर हम बात करें तो लगातार 3 मैच में उसने ड्रॉ खेला और अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है। तो यहाँ उम्मीद होगी कि ये जो आज का अंतिम मुकाबला है सेविला का, वो एस्पियनॉल के खिलाफ, उसमें उसका ये यहाँ खाता खुले जीत का। और पिछले जो मैच रहे हैं दोनों टीमों के आपस में, उसमें भी इसका पलड़ा भारी रहा है। तो आज सभी की नजरें उस मैच पर जरूर होगी और सेविला के पक्ष में ज्यादा मुझे लग रहा है कि आज मुकाबला जाने की उम्मीद है। बिल्कुल, अगर सेविला का हम रिपोर्ट कार्ड देखें तो 5 में से 3 मैच जीते हैं इसने, 2 मैच हारे हैं और 8 गोल किए हैं, 2 गोल खाए हैं और मतलब अंक जो है इसके 11 हैं। चौथे स्थान पर ये टीम काबिज है। तो निश्चित तौर पर थोड़ी मजबूत टीम दिख रही है। वालेंसिया की अगर हम बात करें तो 6 मैच हैं, 6 मैच में से 3 मैच जीते हैं, 1 मैच ड्रॉ रहा है, 2 में हार का सामना करना पड़ा है, 11 गोल किए हैं जबकि 7 गोल खाए हैं। तो मुना, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।